हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का बनना, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जमावट, जिसे थक्का जमना भी कहते हैं, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा रक्त तरल से जेल में बदल जाता है, जिससे रक्त का थक्का बनना। इसके परिणाम स्वरूप हेमोस्टेसिस होता है, क्षतिग्रस्त वाहिका से रक्त की हानि बंद हो जाती है, जिसके बाद मरम्मत होती है। जमावट की प्रक्रिया में प्लेटलेट का संकीर्णन, असंयोजन और एकत्रीकरण, साथ ही फाइब्रिन का जमाव और परिपक्वता शामिल है। रक्त वाहिका जो लाइन करने वाले एंडोथेलियम में चोट लगने के तुरंत बाद जमावट शुरू हो जाती है। सब एंडोथेलियन स्पेस में रक्त के संपर्क में आने से दो प्रक्रियाएं शुरू होती हैं: प्लेटलेट्स में बदलाव और सब एंडोथेलियल प्लेटलेट टिश्यू फैक्टर का जमावट फैक्टर 7 के संपर्क में आना, जो अंततः रेड क्रॉस लिक्विड फाइब्रिन गठन की ओर ले जाता है। प्लेटलेट्स चोट की जगह पर तुरंत एक प्लग बनाते हैं, इसे प्राथमिक हेमोस्टेसिस कहा जाता है। द्वितीय हेमोस्टेसिस एक साथ होता है। फैक्ट से परे अतिरिक्त जमावट कारक फाइब्रिन स्टैंड बनाने के लिए केशक में प्रतिक्रिया करते हैं, जो प्लेटलेट प्लग को मजबूत करते हैं। जमावट पूरी जीव विज्ञान में अत्यधिक संरक्षित है। सभी स्तनधारियों में जमावट में सेलुलर घटक और प्रोटोनिक घटक दोनों शामिल होते हैं। मनुष्यों में मार्ग पर सबसे व्यापक रूप से शोध किया गया है और इसे सबसे अच्छी तरह से समझा गया है। जमावट के विकारों के परिणाम स्वरूप रक्त स्राव, चोट एवं घन स्राव की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे देखें तो रक्त जमावट की फिजियोलॉजी हेमोस्टेसिस पर आधारित है, जो सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है जो रक्त स्राव से रोकती है। जमावट हेमोस्टेसिस प्रक्रिया की एक एकत्रित श्रृंखला का एक हिस्सा है, जिसमें प्लाज्मा, प्लेटलेट और संवहनी घटक शामिल होते हैं। हेमोस्टेसिस में 4 मुख्य चरण होते हैं: वाहिका संकुचन, यहाँ एक एंडोथेलियम ट्यूनिक मीडिया परत में चिकनी मांसपेशियों को संकुचित को संदर्भित करती है। प्लेटलेट का संक्रिया और प्लेटलेट्स प्लग निर्माण, प्लेटलेट संक्रिय प्लेटलेट एक्वेटर जैसे प्लेट एक्टिंग फैक्टर। और यह एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जो एक स्थिर रक्त के थक्के के गठन की ओर ले जाती है। एंडोथेलियल कोशिका उत्तक कारक जैसे कि पदार्थ छोड़ती है, जो जमावट कैस्केड के बाहरी मार्ग को ट्रिगर करती है। इसे द्वितीय हेमोस्टेसिस कहा जाता है। फाइब्रिन थक्का गठन बाहरी मार्ग के अंत के पास थ्रोम्बिन द्वारा फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में रूपांतरण पूरा करने के बाद प्लाज्मा फाइब्रिन स्थिरीकरण कारक का सक्रिय फाइब्रिन क्रॉस लिंकिंग को बढ़ावा देता है और फाइब्रिन के बाद के स्थिरीकरण को बढ़ावा देता है, जिससे फाइब्रिन थक्का बनता है, जो घाव के अस्थायी रूप से सील कर देता है ताकि घाव बढ़ने की अनुमति मिल सके, जब तक इसकी आंतरिक भाग फाइब्रोनिक्स एंजाइमों द्वारा भंग नहीं हो जाता, जबकि थक्के का बाहरी हिस्सा बह जाता है। फाइब्रिन का थक्का बनने के बाद फाइब्रिन वापस खींच लिया जाता है और फिर थक्का का समाधान शुरू हो जाता है, और इन दोनों प्रक्रियाओं की एक साथ तृतीयक हेमोस्टेसिस कहा जाता है। सक्रिय प्लेटलेट्स अपने साइटोस्केलेटन में अपने आंतरिक एक्टिन और मायोसिन फाइब्रिल को सिकुड़ते हैं, जिससे थक्के की मात्रा कम हो जाती है। प्लास्मिनोजेन एक्वेटर जैसे कि उत्तक प्लास्मिनो एक्वेटर प्लाज्मोसेनोन को प्लास्मिन में सक्रिय करते हैं, जो फाइब्रिन में थक्के के लिसिस को बढ़ावा देता है। यह क्षतिग्रस्त अवरुद्ध रक्त वाहिकाओं में रक्त के प्रवाह को बहाल करता है। जब रक्त वाहिकाओं में चोट लगती है तो एंडोथेलियल कोशिकाएं विभिन्न वासोकॉन्स्ट्रियर पदार्थ जैसे एंडोथेलिन और थ्रोम्बोसेक्शन को छोड़ देती है, ताकि वाहिकाओं की दीवार में चिकनी मांसपेशियों की कसना को प्रेरित किया जा सके। यह चोट की जगह पर रक्त के प्रवाह को कम करना और रक्त स्राव को सीमित करने में मदद करता है। जब एंडोथेलियम क्षतिग्रस्त हो जाता है तो सामान्य रूप से अलग किया गया अंतर्निहित कोलेजन परिसंचारी प्लेटलेट्स के संपर्क में आ जाता है, जो कोलेजन विशिष्ट ग्लाइकोप्रोटीन सतह रिसेप्टर के साथ कोलेजन से सीधे बंध जाता है। यह आसंजन वान विलेब्रॉन्ड कारक द्वारा और मजबूत होता है, जो एंडोथेलियम और प्लेटलेट से निकलता है। W8 प्लेटलेट्स के ग्लाइकोप्रोटीन डोमेन के बीच आंतरिक लिंक बनता है। बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स में प्लेटलेट्स का स्थानीयकरण प्लेटलेट्स ग्लाइकोप्रोटीन के साथ कोलेजन इंटरसेक्ट को बढ़ावा देता है। ग्लाइकोप्रोटीन 7 से ग्लोजन का बंधन एक सिग्नल स्कैंडर से ट्रिगर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेटलेट्स इंटीग्रिन की सहायता होती है। सक्रिय इंटीग्रिन प्लेटलेट्स को बाह्य कोशिका मैट्रिक्स से कसकर बांधने में मध्यस्थता करते हैं। सक्रिय प्लेटलेट्स संगठनिक कणों को सामग्री को रक्त प्लाज्मा में छोड़ देते हैं। कणों में एडीपी, सेरोटोनिन, प्लेटलेट एक्टिंग फैक्टर
प्लेटलेट फैक्टर और थ्रोम्बोसाउन शामिल हैं जो बदले में अतिरिक्त प्लेटलेट को सक्रिय करते हैं। कणों की सामग्री जी लिंक्ड प्रोटीन रिसेप्टर कैस्केड को सक्रिय करती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेटलेट्स में साइटोसोल में कैल्शियम की सांद्रता बढ़ जाती है। कैल्शियम प्रोटीन किनेज सी को सक्रिय करता है जो बाद में फॉस्फोलिपिडेज को सक्रिय करता है। फिर इंटीग्रेन मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन संबंधित करता है जिससे फाइब्रिनोजन को बांधने की इसकी अक्षमता बढ़ जाती है। सक्रिय प्लेटलेट्स गोलाकार से तराकार आकार में बदल जाते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन एवं फाइब्रिनोजन कोरसिन से आसन प्लेटलेट्स के एकत्रण में सहायता करते हैं। एक प्लेटलेट प्लग बनाते ही इस तरह प्राथमिक हेमोस्टेट पूरा करते हैं। द्वितीय हेमोस्टेसिस के जमावट कैस्केड के दो प्रारंभिक मार्ग हैं जो फाइब्रिन गठन की ओर ले जाते हैं। यह संपर्क संक्रिय मार्ग और उत्तर कारक मार्ग जो दोनों एक ही मौलिक प्रतिक्रियाओं को ले जाते हैं, फाइब्रिन का उत्पादन करते हैं। और इसके साथ ही अगर देखें तो जमावट कैस्केड के दो मार्ग समान महत्व के होते हैं, लेकिन अज्ञात की रक्त जमावट की शुरुआत के लिए प्राथमिक मार्ग उत्तर कारक मार्ग है। मार्ग प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला जिसमें सेरोन प्रोटीन का जैमोनोजिन तथा उसका ग्लाइकोप्रोटीन सहकारक सक्रिय घटक बनने के लिए सक्रिय होते हैं। फिर कैस्केड में अगली प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप कैस्केड फाइब्रिन बनता है। जमावट कारकों को आमतौर पर रोमन अंकों द्वारा इंगित किया जाता है जिसे एक सक्रिय रूप से इंगित करने के लिए जुड़ा जाता है। जमावट कारक आमतौर पर सेरोन प्रोटीन नामक एंजाइम होते हैं जो डाउनस्ट्रीम प्रोटीन को विभाजित करके कार्य करते हैं। अपवाद उत्तर कारक और ग्लाइकोप्रोटीन और कारक X3 का ग्लाइसोटिमिनेज होता है। तो ये थी ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।